तो चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है, हु इज नोन एज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? हिपार्कस। ठीक है, हिपार्कस जो थे वो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनको कहा जाता है। बिल्कुल। देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक मैथमेटिक्स में ऐसा टॉपिक है जिसको हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले उसको समझो। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा जाता है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है हाइट और डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप 3 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो ट्राइगोनोमेट्री, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड्स, क्योंकि पॉलीगन तो वो साइड रिप्रेजेंट करता है, 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, ये इसका टोटल मीनिंग होता है। और 3 साइड से बना पॉलीगन ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हमको ट्राइंगल और ट्राइंगल, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं इसको, आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है कि यहां पर हम लोग ट्राइंगल की साइड और ट्राइंगल के एंगल, तो ट्राइंगल की साइड्स कितनी होती हैं? 3। ट्राइंगल में एंगल कितने होते हैं? 3। तो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन भी, अभी तक हम लोग साइड और एंगल के बीच में रिलेशन नहीं पढ़े हैं ट्राइंगल में। या तो एंगल के बारे में पढ़े हो या तो साइड के बारे में पढ़े हो, लेकिन साइड और एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। तो यहां पर हम वो भी पढ़ेंगे, एक वो भी स्टडी का पार्ट है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज हाइट और डिस्टेंस, जैसे अर्थ से डिफरेंट प्लैनेट्स की डिस्टेंस जो बहुत दूर डिस्टेंस है, इसी तरह आप जमीन पर खड़े हो, यहां पर खड़े हो, सामने कोई बहुत लंबा टावर खड़ा है, कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है जिसकी हाइट आपको देखने में तो लग रहा है बहुत ऊंचा है ये तो, लेकिन कितना ऊंचा है? अब ऐसा तो है नहीं इंची टेप लेकर उसकी बिल्डिंग में चढ़ के नापेंगे, उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो बिल्कुल उसका सोल्यूशन है, एक ऑपरेटस है जिसका नाम है सेक्सटेंट। ठीक है, इस ऑपरेटस का यूज करके हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं। क्या इसका यूज क्या फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है? एंगल। बेसिकली होता क्या है, ऐसे सपोज करो कि ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको नापनी है। ये बिल्डिंग मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहां पर आप खड़े हो, भाई आप खड़े हो तो आपकी भी तो कुछ हाइट होगी। ठीक, आपकी आंख से आपने इस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, एक्चुअल में ये जो सेक्सटेंट होता है ये होता है 1/6 ऑफ 360 डिग्री के बराबर, 1/6 ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना होता है, ये कुछ ऐसा बना होता है, यहाँ पे लेंस लगे होते हैं, मिरर लगा होता है, यहां से आप देखते हो तो जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है उसी तरीके से ये होता है। ये एक नीडल होती है, यहाँ पे एक फोकसिंग नॉब होती है जिसके जरिए आप देखते हो। जैसे होगा क्या, अब ऐसे थोड़ी ना एंगल, देखो अगर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ खड़े खड़े सामने वाली टावर की हाइट बता सकते हैं, तो ये नहीं कि हम अंदाज या तुक्का मार के बताएंगे। कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कोई ऑपरेटर्स भी तो साथ में होना चाहिए। इवन अगर मुझको यहां से लेकर इस दीवार की भी डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो मुझको कुछ चाहिए इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं नाप के आपको एग्जैक्ट बता पाऊं कि बेटा ये कितना है। अब अंदाज में तो आप भी कुछ ना कुछ बोल सकते हो, सर ये 2 मीटर लग रहा है, सर ये 5 फीट लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ना आप बता पाओगे ना मैं बता पाऊंगा। तो बेसिकली ऐसे समझो कि एक ये टावर है। ठीक है, आप इस टावर के टॉप को देखोगे इस ऑपरेटस से। ठीक है, इस ऑपरेटस को ऐसे करके टावर के टॉपेस्ट पॉइंट को देखोगे अपनी आंख से, ये स्ट्रेट है। ठीक, आपने देखा, ये ऑपरेटस आपको वो एंगल बताएगा जो आपकी आंख पे क्रिएट होगा, जो आप देखोगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहीं पर मैं इस कॉर्नर को देखूं तो मेरी आंख पर इस कॉर्नर का कुछ एंगल बन रहा है, और जैसे जैसे मैं इसके पास जाऊंगा वो एंगल और बढ़ता जाएगा टूवर्ड्स 90 के और करीब। जैसे ये आदमी चल के और पास आता जाए और बिल्डिंग के टॉप को तब देखे तो एंगल और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या है?
तो ये पर्सन जब इसके और पास आता जाएगा तो ये जो एंगल यहाँ पर, जैसे ये आई है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो एक्चुअल में हम लोग मेजर यहां से करते हैं। अभी इतने पार्ट को तुम भूल जाओ, वो बाद में हम बताएंगे, उसकी हाइट अभी छोड़ दो, केवल इतने पार्ट्स को देखो, ठीक। तो ये जो पर्सन आगे बढ़ेगा इधर की ओर, इस डायरेक्शन में, और आपको पता है कि ये क्या है, 90, तो जब इसने इस टॉप को देखा तो कुछ एंगल यहां पर उस पे बनेगा, ये ऑपरेटर्स कुछ एंगल बताएगा। सपोज करो उस एंगल को क्या नाम दे दिया, थीटा, ठीक है। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ा, सपोज करो वो जो भी ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो यहां पर आ गया। अब यहां से फिर से उसने क्या किया, इसके टॉप को देखा, इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो इसके आंखों पर फिर से एक एंगल बनेगा। इस बार हमने उसका नाम दे दिया अल्फा। ये ध्यान देना, इन दोनों में पूछूं आपसे, बड़ा कौन और छोटा कौन? ये एंगल बड़ा होगा कि ये एंगल बड़ा होगा? अल्फा बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो आप 90 के करीब जा रहे हो, और हो सकता है आप यहां पर आओ तो 89 और पास आओ तो एक स्टेज ऐसा आएगा बिल्कुल आप 90 के करीब हो जाओगे। तो ये जब आप इधर जाओगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। एक और चीज, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लोप का पार्ट। अगर मैं कहूं बेटा यहां से ऐसे कूदो और इस पॉइंट से चढ़कर ऐसे कूदो, आपके पैर के एड़ी में ज्यादा झटका नंबर 1 पोजीशन पे लगेगा कि नंबर 2 पोजीशन? ऐसा क्यों हो रहा है? एंगल कम नहीं है, एंगल तो ज्यादा है, स्लोप कम है। बिल्कुल सही पॉइंट बोला इन्होंने, स्लोप कम है। यहां पे देखो होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो चंद्रयान मिशन की बात हो जहां पे लैंडिंग वहां पे भी तो हो रही थी, तो बोलते हैं ना सॉफ्ट लैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंडिंग अगर सॉफ्ट नहीं हुई तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर भी वही चीज है, अगर आप इस डायरेक्शन से यहां पर आते हो और इस डायरेक्शन से यहां पर आते हो, ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हो कि ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हो, ये वाली। और जैसे ज्यादा आप डिस्टेंस कवर करोगे तो स्पीड कंट्रोल करने का समय ज्यादा मिलेगा। ये आप नॉर्मल बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, उसमें भी होता है। बाइक चला रहे हो, अचानक से कोई सामने आ जाता है तो कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो पाता है। लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हो और आपको थोड़ी दूर से देख गया कि सामने से ट्रक आ रहा है, तो आपको एक समय मिल जाता है अपनी स्पीड को कंट्रोल करने का, मिल जाता है कि नहीं? तो यहां पर स्पीड को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, यहां पर आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बेसिकली यहां पर हम ये बता रहे हैं कि वो पर्सन जब आगे बढ़ेगा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। एक एंगल उसको यहां से मिला, एक एंगल उसको यहां से मिला। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट सर कैसे ऑब्जर्व करेगा वो देखो। करना क्या है, मान लो जिस बिल्डिंग की हाइट आपको मेजर करनी है, पर्सन ने यहां खड़े होकर उसको ऑब्जर्व किया, एक एंगल उसको मिला। अब वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन से, मैं यहां पे खड़े होकर टॉप को देख रहा था, अपनी पोजीशन से 1 मीटर पीछे चले आओ। 1 मीटर तो जमीन से नाप सकते हो ना, 1 मीटर वाली स्केल भी आती है। 1 मीटर क्या करो, पीछे चले आओ। अब मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, और फिर से इस बिल्डिंग के टॉप को देखो। तो जब आप इस बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो यहां पर फिर से कुछ एंगल बनेगा। मान लो ये अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अब छोटा होगा इससे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पता है 1। अब क्या होगा, इससे आगे चलकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे जिनका यूज करके हम ये टावर की हाइट या जो परपेंडिकुलर हाइट है वो निकाल सकेंगे। और साथ ही साथ ये जो बेस है, यहां से भाई हम उसके टावर के पास थोड़ी खड़े हैं, वो उससे तो दूर है ना, तो हम उससे हॉरिजेंटली कितना दूर है वो भी आ जाएगा, और वो टावर की हाइट कितनी है वो भी आ जाएगा। यानी इसीलिए बोला गया हाइट एंड डिस्टेंस, तो उस टावर की हाइट भी आ जाएगी और वो टावर आपसे कितनी डिस्टेंस पर है वो भी आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक फेमस हॉल है, अक्सर उसकी फोटो निकलती है, जिसका नाम है विजयनगरम हॉल। विजयनगरम हॉल, तो वो गुंबद सा है और ऐसे घूम के ऊपर सा गया, 70 मीटर ऊंचा है। तो मुझको ये प्रैक्टिकल मिला था करने के लिए,
तो मैंने निकाला था तो 69.5 आया था और 0.5 का एरर आया था। हाँ, तो इस ऑपरेटर्स की हेल्प से, लैब से मिला ऑपरेटर्स, मैंने मेजर किया, सेम एक्टिविटी जो आपको मैं अभी वर्बली समझा रहा हूं वही एक्टिविटी करके। तो कहने का मतलब ये है, अब आप सोचो जम्मू जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, पहाड़ पे जा रहे हो, बहुत ऊंची ऊंची जगह पर जा रहे हो, तो लिखा रहता है कि ये आप इस समय सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर हो। तो थोड़ी कोई सी लेवल से फीता लेके नापता चला आया है, कुछ तो होगा ना कि सी लेवल से इतनी हाइट पर है, कौन ये बताता है भाई? कुछ तो होगा कि जैसे आप इतने टॉप पर हो तो बताया जाएगा अब इस समय आप सी लेवल से इतनी हाइट पर हो, शिमला इज द टॉपेस्ट हिल स्टेशन। कुछ तो होगा जो उस हाइट को मेजर किया होगा। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से है कि भैया इंची टेप लेकर तो नहीं जाएगा उतना हाइट नापने, है ना? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक जगह पर खड़े होके सामने वाली बिल्डिंग की हाइट, सामने वाले खंबे की डिस्टेंस, ये सब मेजर, बहुत जगह पर ये काम देता है। अब कोई रिवर है, कोई नदी है, मान लो वो ऐसे फ्लो कर रही है, आप इस छोर पर खड़े हो और आपको ये नापना है कि नदी की चौड़ाई कितनी है, बिल्कुल आप नाप सकते हो एक्टिविटी के जरिए। ऑपरेटर्स है आपके पास, आप बता दोगे कि हाँ ये नदी की जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है। आपने, मैं जब आपसे बताऊं, जब मैं इसको किया प्रैक्टिकल को, तो 150-200 रुपए का आता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता ये। तो हाँ, मार्केट में लैब जहाँ पे मैनुअल्स मिलते हैं, जैसे अग्रवाल एंड सन्स करके सिविल लाइन में है, तो वहाँ पे तो खैर साइंस के मिलते हैं, मैथमेटिक्स का भी बगल में है तो वहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली मैं, पता चला सोफे पे बैठा हूँ तो मेरी नजर दरवाजे पे जा रही है, पता तो है दरवाजा 6.5 फीट का है, लेकिन ये हुआ कि चलो ट्राई करते, सही है कि गलत है। तो मतलब एक होता है ना कि करने की इच्छा होती है कि हाँ देखें, वेरीफाई करें सही है या नहीं। तो करता था, तो काफी चीजों पर वेरीफाई होता गया, तो ये हो गया कि चलो जो पढ़े हैं, जो किया है, अब किया हुआ ज्यादा एक्सप्लेन करने में भी अच्छा लगता है कि हमने जब खुद किया है तो आपको हम एक्यूरेटली बिल्कुल बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे करोगे तो ऐसे आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही मेजरमेंट आपको देता है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम पढ़ते ही हैं हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए। इसका यूज केवल मैथमेटिक्स की ब्रांच में नहीं, फिजिक्स में भी होता है, रिसर्च लेवल तक भी इसका यूज है। यहाँ पे जो इसरो वगैरह जो लॉन्च करते हैं, चंद्रयान 2 हो गया, 3 हो गया, अभी आदित्य L1 हो गया, कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, कहाँ पे कैसे लैंड कराना है, किस डायरेक्शन में, किस एंगल से जाएगा तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, इन सभी चीजों में एक प्री कैलकुलेशन की जरूरत होती है जिसमें इसका यूज होता है। ठीक है, ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर ट्रिग्नोमेट्री का। अगला पॉइंट आता है, अभी आपको हम पढ़ाएंगे कि यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने? 6। तो उसी पर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आपसे, अगर आपने, जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा है बेसिकली, तुम दोनों ने तो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तुम दोनों बताओ 6 ही क्यों होते हैं? पढ़ा नहीं है कि बताओगी नहीं? कि इधर से कोई बताएगा, तुम चारों में से, इधर तुम लोगों में से कोई? हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ क्यों होते हैं? 6 से कम क्यों नहीं होते? 6 से ज्यादा क्यों होते? 6 ठीक, एक साइड से दो ही देखो, ठीक है, सही बता रहे हो आप लोग भी। देखो, हम लोग बेसिकली क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं वो बेस्ड रहेगी राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अपने दिमाग में ये मत बैठा लेना कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिफाइंड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हर एक टाइप के ट्रायंगल में डिफाइंड है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इट मीन्स वी जस्ट स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम केवल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसका डीप स्टडी नहीं पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, आगे भी है। ये एक मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये सारे एब्रिविएशंस याद होने चाहिए, और जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं आपको उसी ऑर्डर में याद रखना है।
साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने से ऑर्डर में फेरबदल मत करिएगा, नहीं दिक्कत होगा। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ठीक। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक्चुअल में ये एब्रिविएशन है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये पूरा नाम नहीं है। एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है साइन, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। आर्यभट्ट ने इसके बारे में बताया है, आप लोग पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं टेंजेंट, ये हमारा है कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, और लास्ट वन इज कोसेकेंड, ठीक है। ये इनके सब शॉर्ट एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म्स है। सपोज करो, अच्छा ये जो एंगल यहां पे बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे हो और ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो वो ऊपर है, तो तब आपकी आंख पर जो एंगल बनेगा, तब आपकी आंख पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया आप ऊपर हो, आप छत पर खड़े हो और नीचे आपका दोस्त है, चल भाई खेलने चलेगा, तो आप छत से बोलते हो भाई नहीं आऊंगा, मम्मी मारेगी, पापा वाइपर से मारेंगे। वो कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, या रोड, यहाँ पे रोड है तो आप देख रहे हो, नजारे देख रहे हो छत पे बैठ के, तो नजारे बोल दिया तो यहां पर क्या होगा, जब आप नीचे की ओर देखोगे और आप ऊपर रहोगे और ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो वो नीचे होगा, तो आपको करना क्या रहेगा, इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और यहां पर एक एंगल बनाओ और इसको बोल दो थीटा। इस टाइम ये जो एंगल है ये कहलाएगा नो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन, हालांकि इसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होता है और अगली बार अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से वापस से आप थीटा को नीचे ला सकते हो। लेकिन बस ये ध्यान देना, जहां पर भी आप ऊपर हो, आप जो देखने वाला पर्सन है वो ऊपर है और ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हो वो नीचे है। जैसे पुल पे खड़े होके बाढ़ कितनी आई है वो देख रहे हो, तो आप ऊपर से नीचे देख रहे हो ना, तो उस समय आपकी आंख ऊपर है, मतलब आपकी आंख नीचे की ओर देख रही है। अभी जब इसको देख रहे थे तो आपकी आंख ऊपर की ओर देख रही थी, तब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जब आप नीचे हो, और जब आप ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एब्रिविएशंस हैं। एक और चीज यहाँ पर, मान लो जैसे मैंने इन सभी के साथ थीटा लगा दिया, कोई जरूरी नहीं थीटा लगाओ, अगर थीटा नहीं है तो लोग यहाँ पर जो वो है अल्फाबेट है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर सी लिखा हुआ है ना, तो अगर यहाँ पे साइन सी भी लिख दिया तो मतलब यही एंगल है। मान लो साइन थीटा ना लिखकर किसी ने क्या लिख दिया, तो दोनों का सेम मतलब है, सी एंगल या फिर थीटा एंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ही क्यों होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ही क्यों होते हैं। आप अगर देखो, मैं इसको कहूं परपेंडिकुलर, इसको कह दूं बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, टेनियस नहीं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से मैं कहूं बेटा दो साइड्स का रेशियो ले लो, तो कहोगे सर एक हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सर एक हो जाएगा P/H और एक हो जाएगा B/H और एक हो जाएगा H/B। क्या कोई और रेशियो बन सकता है जो मैंने लिखा ना हो? टोटल कितने रेशियो आपके पास हैं? इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही होते हैं, ना 6 से कम ना 6 से ज्यादा, क्योंकि जो ट्रायंगल की दो साइड्स का आप रेशियो ले रहे हो तो टोटल कितने मैक्सिमम पॉसिबल रेशियो बन सकते हैं, वो उनके नंबर्स क्या हैं, 6। देयरफॉर टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कितने पढ़ते हैं, 6, ठीक है। उसके बाद अब हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि साइन थीटा अगर हम लिए हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन कॉस थीटा होता है, बेस अपॉन
टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी। सेक होता है एच अपॉन बी और कॉसेक होता है एच अपॉन पी। ये आपको याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए आपके टीचर्स आपको तरीका भी बताते होंगे। शॉर्ट में पीबीपी अपॉन, हाँ, तो जैसे लड़कों के लिए फेमस है भाई, वो लोग ज्यादा उसको पसंद करते हैं क्या कि पापा बीड़ी पियोगे, तो रिप्लाई देते हैं हाँ हाँ बेटा, ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे मैं बताता हूं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कुल मिला के ये सब कोई विशेष मतलब नहीं है, बस यही है कि आपको ये याद होना चाहिए। इसको लेते कैसे, देखते कैसे हैं? जैसे पहला रेशियो देखो क्या है, तो देखो साइन किसके बराबर है? मैंने इसीलिए कहा ये सीक्वेंस से याद रखोगे तो हमेशा हर जगह पे मदद मिलेगी। कॉस देखो सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे टेन है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहां से रिवर्स घूम जाना है। देखो अब टेन के बाद क्या आता है? कॉट, तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई पी। फिर उसके बाद क्या होगा? एच बाई बी। फिर उसके बाद क्या होगा? ठीक है। तो ये कुल मिला के याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। बाकी इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं कि आपको याद ना हो पाए, ठीक। एक और चीज वो ये है, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेंगे एंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस एक ही नहीं होते। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ये, और आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, एक सिचुएशन तो ये है कि आप मान लो थीटा इसको मान के चल रहे हो, तब आप ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एबीसी नाम दिया, इस बार थीटा नीचे ना कहकर, ये दोनों केस अलग अलग। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। बदलेगा क्या होगा फिर? देखो थीटा के अपोजिट में जो साइड होती है, थीटा के अपोजिट में जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। यहां पर ये थीटा के अपोजिट में तो ये परपेंडिकुलर, यहां पर थीटा के अपोजिट में ये है, तो हाइपोटेन्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, वो वही रहेगा। बाकी जो बचा साइड वो क्या कहलाएगा? तो आपको क्वेश्चन लगाते समय अगर कहीं क्वेश्चन में आ रहा है तो ये भी देखना है कि आप अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हो या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले रहे हो, एंगल कहाँ का लिया जा रहा है, ठीक है। हमेशा, क्योंकि ये साइकोलॉजी बनी होती है कि परपेंडिकुलर बेस, लेकिन अब आपको क्योंकि एंगल और साइड में एक प्रकार से देखा जाए तो ये एंगल और साइड के बीच में रिलेशन ही तो है भाई। ये एंगल का साइन ले रहे हो, साइन थीटा, और ये साइड का रेशियो ही तो है। तो आप एंगल और साइड्स के रेशियो में रिलेशन ही तो देख रहे हो कि अगर एंगल है तो दिस साइड अपॉन दिस साइड ये होगा, है ना। तो बेसिकली ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ब्रीफ में फॉर्मूले नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक कटा हुआ है, हमें नहीं पढ़ना है। 3 बेसिक आइडेंटिटी है वो पढ़ना है, कुछ एंगल्स की प्रूविंग पढ़नी है, और एंगल की जो टेबल है वो आपको आनी चाहिए। इतना अगर आपको आता है देन इट इज सफिशिएंट। चलो देखो इसको रफ कर दें, उनकी लिस्टिंग लिखवा दे रहा हूं, वो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए। पहले फॉर्मूले लिखिए। सबसे पहले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला के लिए मैं पीटता बहुत हूं, आज जिन लोगों को पीटा हूं, थोड़ा सा ही पीटा हूं हालांकि। ओके, दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसको प्रूव अगर करना चाहो देख सकते हो। साइन बराबर होता है पी बाई एच और कॉसेक होता है एच बाई पी। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, और कॉसेक थीटा क्या होता है? तो देखो कट जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। उसी तरह से सबकी आप वैल्यू रखोगे, पी बाई एच, एच बाई पी,
उसके फॉर्म में ये आ जाएगा। एक और रिलेशन हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। सबसे तीन के सेट में आपको हम फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, वैसे आप याद रखे रहो। अच्छा, यहां से लिखवाया मैंने 3 है, लेकिन किसी भी टाइप से कन्वर्ट किया जाए, जैसे अगर साइन थीटा है तो आप इसको 1/cosec लिख सकते हो कि नहीं? कॉसेक है तो ठीक है, इसका मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे के, और टैन और कॉट भी एक दूसरे के। टैन को 1/cot और कॉट को 1/tan जरूरत पड़ने पर। हाँ, थीटा लिख दें, कहां पे थीटा लिख दें? ये थीटा ही तो है। थीटा ये एंगल का नोटेशन है, जैसे आप 0 बनाते हो बीच में से कट कर दो, थीटा एंगल का नोटेशन है। जैसे आप हर चीज का सिंबल पढ़ते हो ना, इसको किससे लिखते हैं, तो इस तरह से एंगल को जनरली थीटा से डिनोट किया जाता है। बाकी नहीं समझ में आ रहा, आप अल्फा बीटा बहुत सारे लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स यूज किया जाता है, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। ओके, तो 3 ये फॉर्मूले हो गए। उसके बाद 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, फेमस आइडेंटिटीज हैं, वो याद होनी चाहिए। जैसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों की हैबिट होती है थीटा नहीं लिखते हैं, वो गलत है। कुछ लोग केवल साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर लिखते हैं, एंगल नहीं लिखते, वो गलत है। एक और चीज, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर ये सेम नहीं है। अगर आप ये सोचो कि ये और ये दोनों सेम होता है, नहीं, ये सेम नहीं होता। साइन का खाली स्क्वायर, उसमें से दोनों का स्क्वायर है। जी नहीं, ये केवल थीटा यानी कि एंगल का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? साइन का स्क्वायर है। एक्चुअल में इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिख सकते। एंगल में स्क्वायर नहीं लगेगा कभी भी, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक? तो ये हो गई पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 3 बेसिक आइडेंटिटी है, आपको याद होना चाहिए। अगर बुक में थीटा की जगह पे a लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, एंगल है। x लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, 3 ये फॉर्मूले हो गए। यहां पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहां पर भी जैसे यहां पर मैंने कहा ना, आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, यहां पर भी आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करके आप एक दूसरे के फॉर्म में वैल्यू भी लिख सकते हो। बस ये याद रहेगा तो वो कन्वर्ट आप कर ले जाओगे। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन, उसके अलावा कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो बस फॉर्मूले पे इतना है पूरे चैप्टर में। अभी एक टेबल बाकी है, वो तो एंगल याद करने के लिए है, वो तो आसानी है। और बाकी इसके जितने भी वर्जन पॉसिबल हैं कन्वर्ट करने वाला, वो भी याद रहना चाहिए, ठीक है? जैसे साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली याद हो सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह, क्योंकि डायरेक्टली हर बार यही यूज करने को नहीं मिलेगा। बस इसमें लास्ट चीज ये बचती है टेबल, उसको लिख लो, फिर आज की क्लास खत्म करते। इसको रफ कर दें। आज इसी में बहुत सारे लोग जो है
कोई बात नहीं। तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सभी की वैल्यू हमें चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सर क्या 29 डिग्री डिफाइंड नहीं होता? क्या होता है? कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो डिफाइंड ना हो, स्पेशली साइन और कॉस में। tan कॉट में तो 90 या कुछ पर्टिकुलर एंगल नॉट डिफाइंड है, लेकिन ऐसा नहीं मान के चलिए कि जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही ट्रिग्नोमेट्री है। हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? सम स्पेसिफिक एंगल। होते तो बहुत सारे हैं, सबकी वैल्यू मुझे भी नहीं याद है, किसी को भी नहीं याद है, क्योंकि बहुत सारे, जब वही ना रीडिंग अगर ले रहे हैं तो हो सकता है एंगल डेसिमल में आया हो। जरूरी थोड़ी कि हम किसी बिल्डिंग के टॉप को देखें तो यही 4-5 में से कोई एंगल बने, भाई कम या ज्यादा तो हो सकता है ना। चलो, सबसे पहले यहां पर सब उसी ऑर्डर में लिख डालो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक। साइन 0, देखो लिखने का, याद करने का भी इसका तरीका है, बेटर यही है आप याद रखो, सबका ट्रिक मत सीखो, उतनी ही ट्रिक है, उतने ही फॉर्मूले हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ये 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2। पहला रेशियो लिखने का तरीका ये है कि आप क्या करो, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख डालो, और उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद सभी का क्या ले लो? रूट ले लो, यही आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड और सभी का क्या ले लो? ये साइन की टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। कॉस की टेबल बस इसी को रिवर्स कर दो, 1√3/2, 1/√2। ठीक। tan, अभी मैंने बताया tan थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, इन दोनों को डिवाइड करते जाओ। 0/1 बेटा 0 होता, इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा √3, और 1/0 जो है नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक। पलट दो इसी को, कॉट कंप्लीट। तो यहाँ पे पहले नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3। ठीक। अब आ जाओ सेक में। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 लिखवाया हूं ना, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो जो भी कॉस में लिखा उसको 1 करके लिखो, तो 1/1 क्या आएगा? 1। इसको 1 अपॉन करो तो ये पलट जाएगा 2/√3, ये भी पलट जाएगा √2/1 यानी कि √2, ये भी पलट जाएगा 2/1, और 1/0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक। इसी को पलट डालो, तो नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3, 1। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट होगी।